Resources. So water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have been used by us, me and you. So they have utility. So utility or usability is something which makes an object or substance a resource. Very simple. So all resources have some value, and value means worth. Some resources have economic value, some do not. For examples, metals, they have economic value, and a beautiful landscape may not have any economic value, but both are important and both satisfy human needs. And there are some resources that can become economically valuable with time. Now we are going to talk about type of resources. So first is natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज आर मतलब वो रिसोर्सेज जो हम नेचर से लेते हैं और बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन के यूज करते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज और ये हमारे लिए नेचर के फ्री गिफ्ट है. नेचर नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है. फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिन्यू कर सकते हैं हम उनको. उनमें से कुछ अनलिमिटेड होते हैं और हमारी जो एक्टिविटीज़ है उनके द्वारा अफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई या विंड हो गई, विंड एनर्जी. वाटर जो है, लेकिन केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. पहले वाटर अनलिमिटेड था, अब वाटर लिमिटेड हो रहा है, वाटर की कमी हो रही है. अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जिनका लिमिटेड स्टॉक है. और एक बार अगर वो स्टॉक खत्म हो जाता है तो उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर फिर से रिन्यू होने में लगते हैं. मतलब हम अपने लाइफ टाइम में यूज़ नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब बात कर रहे हैं, ये हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े, अब पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो जो नेचुरल सब्सटेंस है वो रिसोर्स तभी बनता है जब उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज होती है. जैसे कि आयरन है, तो लोहे की खानें थी, वो रिसोर्स थी नहीं जब तक कि आदमी ने सीखा नहीं कि लोहा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोहे की खानों से. और जब हमने सीख लिया तो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया. टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. अब बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. जो पीपल हैं
वो ह्यूमन रिसोर्स है। अब वो क्यों है? क्योंकि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। इसलिए जो ह्यूमन है, पीपल है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो लोगों की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और ताकि वो ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सके, उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब आगे है कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखिए, पहले टर्म आती है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो जो रिसोर्स हैं उनको पहले तो हम केयरफुली यूज करें और उनको हम टाइम दें ताकि वो रिन्यू हो सके, उसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। अपनी जो नीड है उसको बैलेंस करके रिसोर्सेज का यूज करें और उनको कंजर्व भी करें फ्यूचर के लिए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम अपनी नीड को कम करें और उनको कंजर्व करने का प्रयास करें, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने अपनी नीड कम कर दी है, रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। तो ये हमने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे 90% of the world population occupies only 30% of land area। हमारी धरती पे जो 90% जनता है वो सिर्फ 30% एरिया यूज करती है जो पूरी धरती का है। बाकी का 70% एरिया या तो पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी कि जनसंख्या बहुत दूर दूर है, बहुत कम है, या तो फिर कोई जीवन नहीं है वहाँ पे, मतलब ह्यूमन लाइफ नहीं है। अब हम बात करते हैं लैंड की। लैंड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। जैसा कि हमने बात की, पूरा जो लैंड है वो सिर्फ 30% एरिया कवर करता है अर्थ के सरफेस का, और वो 30% में भी इसके सभी पार्ट इनहेबिटेबल नहीं है, वहाँ पे लाइफ नहीं है। लैंड का जो करेक्टरिस्टिक्स है या जो क्लाइमेट है उसके कारण सभी एरिया में लाइफ की जो लाइफ में भिन्नता है। कहीं पे गहरी खाइयाँ हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पे बहुत ही घने फॉरेस्ट हैं, कहीं पे डिजर्ट हैं। अब लैंड अलग अलग पर्पजेज में यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको हम कहते हैं लैंड यूज। और लैंड को हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं ओनरशिप के आधार पर, जैसे कि प्राइवेट लैंड हो गया या कम्युनिटी लैंड हो गया। प्राइवेट लैंड जो है इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन्ड किया जाता है, जहाँ वहीं कम्युनिटी लैंड जो है कम्युनिटी के द्वारा ओन्ड किया जाता है। जो कम्युनिटी लैंड्स हैं उनको कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज।
तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ जो डिमांड बढ़ रही है उसके द्वारा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर हुआ है। तो अभी प्रॉब्लम आ चुकी है या आने वाली है। हमें लैंड का कंजर्व करना है, हमें पेड़ों को नहीं काटना है, जैसे बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे हमें, अदरवाइज नेक्स्ट 50 to 100 ईयर में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है सॉइल। जो थिन लेयर है ग्रोइनी सब्सटेंसेस की सरफेस को कवर करती है उसको सॉइल कहते हैं। जो लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म मीन्स कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे मरुस्थल है, तो लैंड फॉर्म डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार की सॉइल है वहाँ पे। सॉइल जो है वो रॉक्स की बनी है, मिनरल्स की बनी है या ऑर्गेनिक मैटर की बनी है। तो राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और वहीं पे कुछ हो सकता है, जैसे कि आप देख जाओगे रेगिस्तान में जाओगे, वहाँ पे अगर आप कुछ सब्जियाँ उगाओगे नहीं होगी। पहाड़ों में जाओगे सेब इतने ज़्यादा होते हैं, लैंड में अगर आप वही सेब उगाओगे वो नहीं होंगे, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन और टाइप ऑफ सॉइल ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। Other factor are topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation। तो ये सारी चीज़ें हर अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। जैसे कि हमने बात की क्लाइमेट इफेक्ट करता है, थिकनेस डिपेंड करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं और पेरेंट रॉक। तो सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं और इसके अलावा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स। नदियाँ आती हैं अपने किनारे की मिट्टी को बहा के ले जाती हैं, जब ऊपर की मिट्टी चली जाती है नीचे की सिर्फ चट्टाने बचती है वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप कुछ भी उगाओगे वो नहीं होगा, अगर होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसका एक इफेक्टिव उपाय है कि हमें नदी वाले स्थानों पे भी उसके किनारे पेड़ लगाने चाहिए ताकि सॉइल कंजर्व हो सके वहां पे। और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है उनको यूज नहीं कर बराबर करना चाहिए, बहुत ही अर्जेंसी में कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव खोजना चाहिए। अब सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं, वो है मल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टूर प्लगिंग, शेल्टर बेल्ट्स एटसेट्रा। अब इनको समझते हैं। तो पहले बात करते हैं मल्चिंग की। मल्चिंग देखिए, हमने प्लांट लगाए हैं तो प्लांट के आसपास जो खाली एरिया है उसको हम ऑर्गेनिक मैटर से भर देते हैं। क्यों ताकि वहां पे मॉइस्चर रहे, पेड़ों को नमी मिलती रहे, सॉइल को नमी मिलती रहे, और सॉइल जो है पेड़ अपनी जड़ें आराम से वहां पे जमा सके। दूसरा है कॉन्टूर बैरियर्स। बैरियर्स ये होता है कि स्टोन, ग्रास एंड सॉइल are used to build barrier along contours. Trenches are made in front of the barrier to collect water. ये चीज़ आपने भी की होगी कि पेड़ जो होता है उसके गुलाई में बाहर कुछ लगा देते हैं, जैसे मिट्टी से या पत्थर से, ताकि जो पानी है वो सस्टेन रहे।
इसमें ये होता है कि जैसे आप पानी अगर आप फोर्स से डालते हो तो मिट्टी तो उड़ के चली जाती है और पेड़ को भी पानी नहीं मिलता उतना ज़्यादा। तो लेकिन जब आप चारों तरफ एक वॉल सी बना देते हैं तो पानी वहीं पे रहता है और धीरे धीरे मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है। अब है रॉक डैम। तो कहीं पे ऐसा है कि आपके कोई खेत है या कुछ है, वहाँ पे कुछ मतलब पानी पीछे से बहुत बहाव से आ रहा है, तो आप वहाँ पे ना रॉक डैम बना देते हो, एक लेयर बना देते हो थोड़े ऊपर तक। फिर ऐसा होता है कि वो लेयर जब भरती है तो उसके ऊपर से पानी गिरता है, लेकिन वो पानी तब तक एकदम शांत हो चुका होता है और वो मिट्टी को बहा के नहीं ले जाता। टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स एंड terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. देखिए, जहाँ पे मतलब स्टीप स्लोप यानी कि जहाँ पे गहरी मतलब नीचे को जाने को मतलब बहाव हो सकता है, जैसे कि आपका खेत है, उसके किनारे किनारे आपने स्लोप बना दी। स्लोप मीन्स आपने खुदाई कर दी, तो पानी जो है वो वहां पे जमा हो जाएगा। जब वहां पे जमा होगा तो मतलब ऐसे एकदम से सॉइल नहीं जाएगी आपकी। हमने लास्ट में पढ़ा था रॉक डैम, तो रॉक डैम की तरह ही काम करता है ये खेतों के एकदम कोने में बाहरी तरफ से जहां से सॉइल इरोजन हो सकता है वहां पे बनाए जाते हैं। इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मीन्स अलग अलग टाइप की फसलें अलग अलग वेदर में उगाने से भी सॉइल इरोजन कम होता है। या तो आप ऐसा कह सकते हो कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज एंड आर sown at different times to protect the soil from rain loss. Contour plugging. शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट में ऐसा होता है कि रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। ये सारे मेथड्स हैं सॉइल को कंजर्व करने के। अब हम बात करते हैं वाटर, एक और इम्पोर्टेंट जो मिनरल है ह्यूमंस के लिए। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, जो समुद्र में पानी है वो 78% है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, और वो पानी खारा है। जो पीने योग्य पानी है वो 1% से भी कम है। तो हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए, नो डाउट। बहुत सारे शहरों में अभी भी किल्लत होती है, और आप देखोगे कि 10 साल पीछे जाओ तो किल्लत अभी ज़्यादा होती है। तो इसका एक ही उपाय है कि वाटर को हम कंजर्व करें। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है एक बहुत ही छोटे जोन में, और वो जोन पड़ता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर के मतलब जहां पे कांटेक्ट होता है इन तीनों का। उसको हम क्या कहते हैं, हमने पहले किया, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड interdependent on each other for survival. This life supporting system is called ecosystem. We all are dependent on each other. Vegetation and wildlife बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। जो प्लांट है वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करवाते हैं, एनिमल को शेल्टर, ऑक्सीजन, और सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं इरोजन से।
तो इकोसिस्टम में है अलग अलग, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, वो इकोसिस्टम है। तो अगर हमें इकोसिस्टम को बचाना है तो हमें बहुत से मेजर लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की। तो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ है, हमने पहले ही कर दिया कि टेम्परेचर मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। तो मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्कर्व्स एंड टुंड्रा। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल बड़े बड़े ट्री होते हैं, तो वहाँ पे एबंडेंट वाटर सप्लाई होती है। अगर आपको याद हो, हमने अमेजन के बारे में पढ़ा था। जैसे मॉइस्चर डिक्रीज करता है, वहाँ पे साइज ऑफ ट्री और उनकी जो डेंसिटी वो रिड्यूस करती है। और जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है या बहुत ही कम रेनफॉल होती है, वहाँ पे छोटे ट्री होते हैं और घास उगती है और वो ग्रासलैंड बनाती है। और जहाँ पे बहुत ही कम होती है, वहाँ पे स्कर्ब्स, झाड़ियाँ उगती हैं। ऐसी जगहों पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत ही गहरी रूट्स होती हैं और कांटेदार पत्तियां होती हैं। तो अभी जो फॉरेस्ट कवर है वो वैनिश हो रहा है जल्दी से जल्दी, और अभी बहुत ही अर्जेंट नीड है ताकि हम अपने जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उनको बचा सके। कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो एनिमल्स का शिकार किया जाता है, उससे बचने की उसको कम करने की ज़रूरत है, सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। हमारी जो फ्लोरा एंड फौना है उसको बचाने की ज़रूरत है। जो फॉरेस्ट है वो हमारी रियल वेल्थ है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन बीइंग को, अगर एक इंसान को खड़ा करें तो आप देखो कि ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ नहीं है। उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उसको नाइट्रोजन चाहिए बढ़ने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। वो इंटरडिपेंडेंट है आसपास की चीज़ों का। तो अगर हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो हमको कंजर्वेशन करना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि जो बैलेंस है वो लंबे समय तक बना रहे। अब बात करते हैं मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज की। मिनरल्स है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उसको मिनरल कहते हैं। मतलब वो नेचुरल फॉर्म होता है, और उसके दो टाइप होते हैं, एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक। जो मेटालिक होते हैं वो मेटल जो है वो कंटेन किया होता है उन्होंने रॉ फॉर्म में ही। और मेटल वो हार्ड सब्सटेंस होता है दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइन, वो साइन करता है। एक रॉ फॉर्म में ही मेटल क्रिएट किया है उन्होंने, मेटालिक है। लोहे की खाने हो गई, बक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, ये उसके कुछ एग्जाम्पल है। अब जो मेटालिक होता है यानी कि रॉ फॉर्म में ही उसने मेटालिक मिनरल जो होते हैं उन्होंने मेटल कंटेन किया होता है रॉ फॉर्म में। उनके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फेरस, एक होता है नॉन फेरस। तो जो फेरस होता है उसमें जैसे लोहे की खाने होगी, मैग्नीज, क्रोमाइट, और जो क्रोमाइट कंटेन आयरन, जिसने आयरन क्रिएट किया है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो नॉन फेरस होता है उन्होंने आयरन नहीं होता है उनमें, लेकिन कुछ अदर मेटल हो सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड हो गए।
आई होप क्लियर है। अब जैसे नॉन मेटालिक आ गए, इन्होंने मेटल कंटेन नहीं किया होता है, लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम, जैसे ये सारी चीज़ें आ गई। और जैसे मिनरल्स हो गए, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, जो मिनरल फ्यूल हो गए, वो भी नॉन मेटालिक मिनरल्स में आते हैं। अब जो मिनरल्स है वो एक्सट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं, चाहे वो मेटालिक हो, नॉन मेटालिक हो, फेरस हो, नॉन फेरस हो, उनको एक्सट्रैक्ट तीन टाइप में किया जाता है। एक तो ड्रिल किया जाता है धरती में, एक माइनिंग और एक क्वायरिंग होता है। तीन टाइप की एक्टिविटीज से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग द आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स ब्यूरिड अंडर अर्थ सरफेस, उसको कहते हैं माइनिंग। तो जो मतलब थोड़ा से नीचे हैं, शैलो डेप्थ में है, उसके लिए ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है। और जो गहरी सुरंगें, जिनको बोलते हैं शाफ्ट्स, करनी पड़ती है क्योंकि वो ग्रेट डेप्थ में छिपा है मिनरल, उसके लिए शाफ्ट माइनिंग की जाती है। अब ड्रिलिंग जो हो गई, ड्रिलिंग कब करते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम है, धरती के अंदर छिपे हैं बहुत ही ज़्यादा नीचे, तो उसके लिए डीप वेल आर बोर्ड, बहुत ही गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं, उनको कहते हैं ड्रिलिंग, उसे कहते हैं ड्रिलिंग, ड्रिल करना। और मिनरल जो कि सरफेस के बहुत ही नज़दीक है और सिंपली उनको बस खोदना है, उसको कहते हैं क्वारिंग, बहुत ही नज़दीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब एशिया में इंडिया एंड चाइना है लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट, लोहे की खाने चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और ये जो कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया, प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड टीन। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। तो चाइना सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूस करता है, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ। और टंगस्टन, लेड हो गए, एंटीमनी, इसमें भी चाइना नंबर 1 है। एशिया में निकल, जिंक, कॉपर, बॉक्साइट और मैग्नीज के भंडार हैं। अब यूरोप की बात करते हैं। यूरोप जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है। जहाँ पे एशिया में तो है इंडिया और चाइना, ये हम यूरोप की बात कर रहे हैं। लार्ज डिपॉजिट्स है आयरन ओर के रसिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में। इसके अलावा मिनरल जो फाउंड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल होते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो मिनरल डिपॉजिट जो है नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन्स में है। पहला है कनाडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक, अपलैंचियन रीजन और माउंटेन रीजन ऑफ वेस्ट। वहाँ पे लोहे की खानें, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आर माइंड इन कनाडियन सिल्ड रीजन। कोल इन एप्लेंशियंस रीजन। वेस्टर्न कॉर्डिलर्स हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये चीज़ें नॉलेज के लिए ठीक है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। इसके अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो मिनरल जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं इनकी फॉर्मेशन में। और
कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो होते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि फायरवुड हो गए, फॉसिल फ्यूल हो गए, ये दोनों कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। कोल जो है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। कोल जो है बहुत ही, इसमें एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, और इसको डोमेस्टिक फ्यूल में यूज किया जाता है कोल को। और जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको थर्मल पावर बोलते हैं। तो कोल जो है हम आज यूज कर रहे हैं, हजारों लाखों साल पहले when giant fountains and swamps got buried under the layer of earth, coal is therefore referred to as buried sunshine। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स जैसे डीजल हो गया, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो पेट्रोलियम डिपॉजिट, जैसे देखिए जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही प्रेजेंट होती है, और ये रिलीज होती है जब क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल जो है वो धरती पे लाया जाता है। अब बात करते हैं हाइडल पावर। हाइडल पावर, हमारे यहाँ कई परियोजनाएं हैं वाटर से, नदियों पे बांध बने हैं, सतलुज पे बांध बना है, ब्यास नदी पे कई बांध बने हैं। तो वो पानी को रोक के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की प्रक्रिया। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारा हो गया, सोलर एनर्जी होगी, नॉन कन्वेंशनल है। विंड एनर्जी हो गई, नॉन कन्वेंशनल है। न्यूक्लियर पावर भी एक नॉन कन्वेंशनल है। जियोथर्मल एनर्जी, देखिए हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ को इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो अर्थ का टेम्परेचर हम नीचे जाते हैं तो वो इंक्रीज होता रहता है, तो वो जो हीट एनर्जी है उसको पावर जनरेट की जा सकती है उससे। अब है टाइडल एनर्जी, तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था। बायोगैस, जो कि मलमूत्र से बनाई जाती है। बायोगैस जो है वो भी मिनरल है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। और फार्मिंग के द्वारा एग्रीकल्चर है, सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, इसमें जो फार्मर की फैमिली होती है सिर्फ उसकी नीड को पूरा करने के लिए ही खेती की जाती है ट्रेडिशनली। और दूसरा आ गया कमर्शियल फार्मिंग। इसमें बड़े स्केल पे फार्मिंग की जाती है ताकि उसको बेचा जा सके बाजारों में। तो जो मेजर का क्रॉप्स है वो है राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, कॉफी, जूट, टी। और इंडिया जो है, इंडिया में जो फार्मिंग होती है अभी थोड़ा सा दृश्य बदल रहा है, और नई नई टेक्नोलॉजी लोग यूज कर रहे हैं।
और अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के जो फार्म होते हैं इंडियन फार्म से बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, और वहाँ से जो पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है वो भी जहाज़ों में किया जाता है बहुत सारी जगहों पे। इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं। जहाँ पे हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ज़्यादातर चीज़ें हमारी समझने की है ताकि थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज हमें मिल सके। सो थैंक यू।